गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ जजेस पर अजीज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आइंदा हफ्ते अहम समाअत होने जा रही है। इम्कान यह है कि समाअत के लिए चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे देंगे। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस मामले पर फुल कोर्ट इजलास हुआ। इजलास के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस ने इस बात पर इत्तफाक किया कि मुदाखलत पर अदारा जाती रद्द अमल दिया जाएगा, यानी ऑर्गेनाइजेशनल रिएक्शन होगा, और इन तजवीज़ को एक ड्राफ्ट की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट भेजने का फैसला किया गया। एक जानिब सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ जुमे को धांधली के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज करने जा रही है। तहरीक इंसाफ पर इस वक्त मुख्तलिफ फैसलों में ताख़ीर करने का इल्ज़ाम भी लग रहा है। कुछ पुराने साथी भी तनकीद कर रहे हैं। नदीम अफजल चंद जो कि पीटीआई का हिस्सा रह चुके हैं, अब नहीं है। लेट्स वॉच व्हाट ही सेड। दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत हुई। वकला के बेंच पर इतराज के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया। आज की समाअत में कुछ अहम पॉइंट्स, लेट्स हैव अ लुक। समाअत के आगाज़ पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 20 अफराद ईद से कबल सजाएं काट कर घर जा चुके हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स में कहा कि क्या जिन 20 अफराद को सजा काटने के बाद रिहाई मिली, इनके फैसले अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि देखना चाहते हैं कि मर्जी के वकील को सहूलत दी गई या नहीं। वकील एतजाज एहसन ने कहा कि 1 साल तक हिरासत में रहने वाले अफराद को सर्टिफिकेट तक जारी नहीं किया गया, जिस पर अदालत ने कहा कि ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं होता बल्कि ऑर्डर होता है। एतजाज साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जब एक मामले को तय कर दे, उसे नहीं छेड़ा जा सकता। अपनी शेर को अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं होता। जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने कहा कि हमें अपनी ताकत का मुकम्मल इदराक है। बैरिस्टर साहब एतजाज ऐसा ने कहा कि मुल्ज़िमान को सज़ा याफ्ता करके घर भेज दिया गया है। एक बच्चे को ट्रायल के बगैर सज़ा याफ्ता किया गया, वो अब छुपता फिर रहा है। अटॉर्नी जनरल की जो परफेक्शन होती है वो इस केस में नज़र नहीं आई। जस्टिस अमीनुद्दीन ने एतजाज एहसन से सवाल किया कि क्या आप जिसकी बात कर रहे हैं वो अटॉर्नी जनरल की जमा कराए जाने वाली फहरिस्त में शामिल हैं, जिस पर एतजाज एहसन का कहना था कि जी वो इस फहरिस्त में शामिल हैं। एतजाज एहसन के जवाब के बाद अदालत ने अटॉर्नी जनरल के बयान को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। ताहिम एतजाज साहब और दीगर वकला की जानिब से मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों को रिकॉर्ड पर लाने की इस्तदा की गई, जिस पर अदालत का कहना था कि हम इनसे फैसलों की नकूल मांग लेते हैं, हमें पता तो चले ट्रायल में क्या तरीक़ाकार अपनाया गया। बादशाह साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हसन ने बेंच पर इतराज़ उठाते हुए इस्तदा की कि 9 रुकनी बेंच की तश्कील के लिए मामला दोबारा जजेस कमेटी को भेजा जाए। वकला की दलाइल के बाद सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी लार्जर बेंच ने मामला फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया। एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच एतजाज साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। ईद से पहले अदालत को बताया गया कि 20 लोगों को मिलिट्री कोर्ट से रिहा किया जाएगा, और अदालत ने भी उनकी हद तक केसेस का फैसला सुनाने का इख्तियार दे दिया। आपको इन 20 अफराद की रिहाई पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? मुझे तहफ़्फ़ुज़ात तो इस मामले में कोई नहीं। अगर 20 आदमी इन्होंने छोड़ने थे तो अच्छा किया, छोड़ दिए, रिहा हुए हैं। ये तो जो नहीं रिहा हुए उनके लायकीन भी हम हमारे इस फेल से और इस अमल से मुतमईन है। और सवाल सिर्फ़ एक चीज़ है, मैं वजाहत कर दूं, हमने इनकी सज़ाएं जो आज निकले हैं, बाहर आए हैं, इनकी सज़ाओं को हम कबूल नहीं करते, ना ही उनकी गिरफ़्तारी और नज़रबंदी, बदस्तूर नज़रबंदी जो बाकी 80-82 लोग 83 लोग रह गए हैं, उनकी किसी एक की भी नज़रबंदी को हुए में वो हम तस्लीम नहीं करते। हमने ये बड़ा क्लियर कहा है, और ये जज साहब ने नोट भी किया है कि ये जो इनको 1-1 साल सज़ा की है, सज़ा कलअदम ही करार दी जाएगी, वो इंशाल्लाह ये नहीं ठहरेंगी। ये पर अगर वो छोड़ना चाहते थे, कुछ को रिहाई मिलती थी, तो हमें उस पर एतराज़ नहीं था। कौन एतराज़ कर सकता है?
पर उनको मशरूत किस्म की रिहाई नहीं हुई, ना ही उनकी रिहाई इस तरह हुई है कि वो कॉन्विक्ट्स हैं। उनको हम तस्लीम नहीं करते, हम जो उनके वकला हैं और उनके जो लवाहिकीन हैं, हम तस्लीम नहीं करते कि उनको सज़ा जायज़ हुई है या किसी वाकई जुर्म की बदले उन्हें सज़ा हुई है। ये अभी इस पे बहस होनी है, फाइनल फैसला आना है। अगर अदालत ने हमारी बात मान ली तो अदालत कहेगी कि वो जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले होल्ड किया हुआ है 5 जजेस के बेंच ने यूनानिमसली कि मिलिट्री कोर्ट्स नहीं लग सकते पाकिस्तान में सिविलियंस को ट्राई करने के लिए, यही हमारा मंशा है। और अगर कोई लोग दोस्त कोई बेचारे रिहा हुए हैं, कोई हमारे जो गिरफ्तार हैं, हमारे क्लाइंट्स भी नहीं हैं, क्योंकि हमने उनकी तरफ से नहीं की पिटीशन, मैंने तो की थी प्रो बोनो पब्लिको कि एक 100 से बंदे और काफ़ी लोग उनको मिलिट्री कोर्ट्स ट्राई कर रहे हैं, तो फौजी अदालतों का तो हमारे मौक़िफ़ के मुताबिक हमारी आइन के तहत कोई गुंजाइश ही नहीं है। और काजी फैज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तो ये व्यू है 2015 से, और वो एक्सप्रेस्ड है इन दी रावलपिंडी बार एसोसिएशन केस। उसमें उन्होंने उसी इजहार किया है कि आइन में तरमीम करके भी आप में फ़ौजी अदालतें नहीं लगा सकते, क्योंकि फ़ौजी अदालत एक अदालत ही नहीं है। उसकी बुनियादी वजह आपको ये बताऊं, अदालत वो मानी जाती है आइन के तहत जो इंडिपेंडेंट हो। सबसे पहला जो आंसर है, जो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए वो कि वो इंडिपेंडेंट हो, उसको किसी का खौफ ना हो, किसी का ऑर्डर से वो ट्रांसफ़र ना हो सकता हो, कोई उसका फ्यूचर डिटरमिन ना कर सकता हो दुनियावी तौर पे। राइट, सो जवाब स्वाय हाई कोर्ट्स के स्वाय हाई कोर्ट्स के, और डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज हो या उनका मातहत जज हो। जवाद ख्वाजा के वकील के इतराज़ के बाद अब जो ये लार्जर बेंच का मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सामने रखा जाएगा, ये बेंच की दोबारा तश्कील के बाद आपको इज दिस अ गुड डेवलपमेंट? आपको लग रहा है कि केस का हतमी फैसला आ जाएगा? केस का हतमी फैसला तो आना ही है, और इस डेवलपमेंट में आप बस समझ लें कोई सिलेक्टिव प्रोसेस थी जिसकी काजी साहब खुद बहुत मुखालफत करते रहे उमर अता बंदयाल साहब के वक्त। हमें उस तरह ज़ाती तौर पे किसी जज पे साहब पे इतराज़ हो या ना हो, हमारी एक असूली बात थी कि जब वो क्या फरमाते थे काजी फैज़ ईसा साहब, जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे पर सीनियर मोस्ट जज थे, जिसको सीनियर प्यूनी जज कहा जाता है, सीनियर मोस्ट जज थे, तो आप फरमाते थे और आपने ख़त भी लिखे, आपने बेंचेस से भी आप उठ गए कि सीनियर मोस्ट बेंच मेंबर्स को क्यों नहीं रखा और या फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाया। तो अब वो हम तो उनकी पैरवी ही कर रहे हैं। राइट, सो कल जजेस के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फुल कोर्ट का इजलास हुआ। फैसला ये हुआ कि आइंदा किसी किस्म की मुदाखलत नहीं टॉलरेट करेंगे, बल्कि मुतफ़िक़ा तौर पर रद्द अमल दिया जाएगा। तासुर ये था कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने जजेस के ख़त को इग्नोर किया, लेकिन कल हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी कम से कम हाई कोर्ट अब एक पेज पर आ चुकी है। जी, हाई कोर्ट इस्लामाबाद की मेरा ख्याल है सारे ही एक पेज पे थी। पेज दूसरा था चीफ जस्टिस साहब का, और सारे जज साहबान बाकी सातों जो थे वो मेरे जो मुशाहिदा है उसके मुताबिक वो एक पेज पे थे। बड़ी अच्छी जजमेंट्स दे रहे थे, बड़ी दो टोक जजमेंट्स दे रहे थे बहुत। और इसमें मेरा ख्याल है अतर मिनल्ला साहब जो साबिक चीफ जस्टिस है उनका बड़ा हाथ और इन्फ्लुएंस था कि वो ऐसा एक छोड़ के गए थे कि जिसमें जजेस सारे ही बड़े दबंग और बड़े दबंग से ये मुराद मेरी नहीं एडवेंचरिस्ट, बट अपने खुददार और अपनी राय रखने वाले और राय का पहरा देने वाले
ये जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक जज साहब चीफ जस्टिस साहब से ज़रा लगता था कि दी अदर जजेस आर नॉट इन स्टेप विद हिम, जिस तरह मार्चिंग में कहते हैं नॉट इन स्टेप। चीफ जस्टिस साहब अपने सामने केसेस सारे लगा लेते थे और फिर तारीखें लंबी दे देते थे जिसको डिले करना है। बड़ा इनके बारे में शिकवा रहा है, हम गाहे बगाहे दर्जा ब दर्जा करते भी रहे हैं, मीडिया में भी करते रहे हैं, पर अब वो बड़ी अच्छी बात है अगर इनमें हम आहंगी हो गई है और ये सब इस बात पे मुस्तैद है कि हमने किसी किस्म का दबाव ना लेना है, ना किसी को ऐसी बात करने का सोचने भी देना है। सो आइंदा हफ्ते जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत है, आर यू एक्सपेक्टिंग अ फुल कोर्ट? वी आर एक्सपेक्टिंग अ फुल कोर्ट। लगता है यही, चीफ साहब ने भी जिस तरह बात की है, ऑब्जर्वेशंस दी हैं, और लगता ये है कि फुल कोर्ट ही होगा। सो टॉकिंग अबाउट काजी फायजी साहब, रिस्पेक्टेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनको लेटर लिखा है बानी चेयरमैन ने, उसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं, अब ये ऑन रिकॉर्ड आ गया। उन्होंने कहा पीटीआई के 9 मई की तहकीकाती कमीशन और धांधली पर जो जुडिशल कमीशन बनाए जाएं, अभी तक कुछ हम देख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या रिएक्शन होना चाहिए इस लेटर का? नहीं, उस लेटर को सीरियसली लेना चाहिए चीफ जस्टिस साहब को। और एक साबिक प्राइम मिनिस्टर जब लिखता है, जब हमारी साबिक प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो शहीद अपोजिशन लीडर के तौर पे जब अपोजिशन में थी, किसी को ख़त लिखती थी तो हम उसको हर तरह से उठाते थे, टॉकिंग पॉइंट्स भी बनाते थे और तवक्को करते थे कि उनको जवाब भी आएगा, और आता भी था, फिर रद्द अमल उसका पे होता भी था। तो इस पे भी होना चाहिए। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, वो कैदी है, जेल में है, अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना चीफ जस्टिस साहब को, ये तो उनको इल्म होगा ही। और उसने जो मामलात उठाए हैं उनमें एक बहुत शदीद किस्म का मामला है, जो पाकिस्तान को इतनी शदीद ज़र्ब लगी है और लग गई है। वो किन के हाथों? वो एक साहब हैं राजा सुल्तान सिकंदर, और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, और उनके साथियों ने इस कदर भयानक धांधली की है इस इलेक्शन में। उनके आंखों के सामने ये फॉर्म 45 ही है। फॉर्म 47 का तो बाद में जिक्र करते हैं, जो फॉर्म 45 मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की है। कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर टॉलरेट कर सकता है? उसको सुओ मोटो उस पर एक्शन लेना चाहिए था। उसमें जहाँ 8 है वहाँ 188 कर दिया है, जहाँ 5 है उसको 500 कर दिया है, जहाँ 3 है उसको 8 कर दिया है। मतलब ये सारा सामने है, ये एनालिसिस हो रहा है मीडिया पे। उसका मरियम के जो फॉर्म 45 है, जो उनके फॉर्म 45 हैं, दीगर जो हमारे राजा सलमान अकरम राजा के में हमारा दोस्त है, वकील है, ये तो बहुत ही इन्होंने बेइंतहा हमारे अपने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को जो फॉर्म 45 निकलेगा उसका अताउल्ला तारड़ का, कि वो 1.25 लाख वोट ले जाए, ना वो ये इस शहर का रिहायशी है, ना कोई उसकी कोई इतना मकाम है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी रिहायशी नहीं है, पर जिस तरह उन्होंने कैंपेन चलाई है और पीपल्स पार्टी की कैंपेन लीड की है, इट वाज द बेस्ट कैंपेन, मोस्ट सिविलाइज्ड, बड़ी सॉफ्टली बोले, बड़ी अच्छी तकरीरें की हैं, बड़े अच्छे जलसे हुए। इंतखाबात में भी यही हुआ, क्योंकि आपने अतातार साहब का जिक्र किया, उन्होंने तो कहा हमने बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी दिखा दी है, इसलिए पीएमएलएन जीत गई है। हाँ, वो जबरदस्त कारकर्दगी दिखा दी है। कौन सी जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई? कोई एक बात बताएं। वो मियाँ साहब और मरियम बीबी जाते हैं तंदूर पे, उनकी शक्लें देखी होती हैं, हमने मियाँ साहब की शक्ल देखी है, उनको कोई इसमें से खुशी अगर हो रही होती, मुस्लिम लीग नवाज
की बल्ले बल्ले हो रही होती तो मियां नवाज शरीफ में भी बहुत जान होती। एक थोड़ा सा पॉलिटिकल इशू है। फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने शामी साहब को भी इंटरव्यू दिया, बल्कि बातचीत हुई उनसे, और वो कह रहे हैं कोट एंड कोट कसम खा कर का कि आई वॉज नॉट इन्वॉल्व इन रिमूविंग इमरान खान गवर्नमेंट। उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ को भी मैंने नहीं भिजवाया था बाहर। यू आर एन एक्सपर्ट, वेरी सीजन पॉलिटिशियन, आपको क्या लगता है? देखें, ये अगर वो कहते हैं और कस्में खा के कहते हैं तो मैं चलो मान लेता हूँ, पर ये एक बात मानने की नहीं है कि एक साबिक वज़ीर आज़म हो जो कि अस्पताल में पड़ा हुआ हो और वो मुजरिम हो, गलत या सही मुजरिम हो, उसको कोई इजाज़त दे दे लंदन चले जाने की, इलाज कराने के लिए। फिर 4 साल वो मफरूर रहा और आते ही उसको वो सब कुछ ही बदला हुआ था काया कि उसको रेड कारपेट रिसेप्शन मिली। आईजी और डीआईजी जाके एक मफरूर मुजरिम को सलूटे मार रहे हैं। फिर उनके लिए हेलीकॉप्टर से उनको ले जाया गया अपनी जलसागाह में, जहाँ लोग खाने की मेज़ों पे, खाने की टेबल्स पे बिठाए हुए थे। हर एक के सर पे झंडा लहरा दिया था मुस्लिम लीग का, ताकि वो आवाज़ चले तो उसमें पता ना लगे बंदे कितने थोड़े हैं, ज़्यादा है। एक जो आजकल खबर चल रही है या विस्पर है, चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक़ की खबरें गर्दिश कर रही हैं। लीगली ये कैसे पॉसिबल है? लीगली तो पॉसिबल सिर्फ ये थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा, मैं नहीं इतना समझता कि उसने खुदकुश जैकेट पहनी हुई है। ये तो खुदकुशी होगी। फिर काजी फैज़ ईसा की ट्रेडिशन और उसकी जो हम बड़े बावकार समझते हैं और जानते हैं कि फैज़ाबाद धरने पे उन्होंने जो जजमेंट दी और स्टैंड लिया, जो उन्होंने कहा कि ये सारी एजेंसीज़ को सब कुछ को ये अमल करना है, जो हिदायत उन्होंने पैराग्राफ 54 और 53 और 54 में दी, जो उन्होंने तिलौर पे स्टैंड लिया, ये मतलब है उनके तो ही इज़ अ मैन हु हैज़ शोन अ लॉट ऑफ ग्रिट और एंड इज़ रिस्पेक्टेड मेनली फॉर दैट। वरना आप अदालत में ज़रा गुफ्तार ज़्यादा करते हैं और लोग लोग बड़ा जजमेंट करते हैं, पर अगर काजी फैज़ ईसा की कोई अच्छी साख और अच्छी उनको लोग अच्छे लहजे में उनकी बात करते हैं, तो वो सिर्फ इन्हीं ऐसे केसेस के, अगर उन्होंने इसको तबाह करना है तो फिर तो ये अगर ये 3 साल एडिशनल मान जाते हैं, so your advice is कि extension का सोचे भी ना। That's your advice then, Rizal साहब। Thank you so much for giving us time। नहीं जी बिल्कुल। Thank you so much Rizal साहब for joining us। We'll take a break। उसके बाद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एक नई जमात बनाने जा रहे हैं, क्या होगा उसका तरीक़ेकार, कौन कौन होगा जमात में, पूछेंगे शायख खाकान अब्बासी से राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। मुल्क में एक नई सियासी जमात सामने आने जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म शायख खाकान अब्बासी इस नई जमात के रूहे रवा हैं। इस नई जमात में मिफ्ता इस्माइल, मुस्तफ़ा नवाज खोखर समेत दीगर जमातों के नाराज़ क़यादत शायद शामिल हो जाएगी। इस नई सियासी जमात के मंशूर की तश्कील पर भी काम जारी है। इम्कान है कि चंद हफ्तों में नई सियासी जमात सामने आ जाएगी। हम इस पर भी बात करेंगे, दीगर जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं वो क्या बता रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शायख खाकान अब्बासी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो एक तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट इज दिस हिस्ट्री इन द मेकिंग और अनदर आईपीपी इन द मेकिंग? देखिए, ये आईपीपी टाइप जो जमातें बहुत सी बनी हैं पाकिस्तान में, तो उनका एक ही मकसद होता है, वो भी आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, और वो आमतौर पर इलेक्शन के करीब बनती हैं।
तो हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बड़ी सीधी सी बात है, इस मुल्क की तीनों बड़ी जमातें हैं, इक़्तिदार में रह चुकी हैं और नाकाम हो गई हैं। आज उनके पास कोई पैगाम नहीं है। आज मुल्क की सियासत देख लें, नफ़रत में बदल गई है, गाली गलौज में बदल गई है। तो हमने ये सोचा कि इस कम से कम एक इस मुल्क के अवाम को एक अल्टरनेट दिया जाए कि एक क्रेडिबल जमात हो, एक्सपीरियंस लोग हों, एक लेवल ऑफ इंटेग्रिटी हो, उसके मुताबिक फिर लोग अपना फैसला कर लेंगे। एक पैगाम हो, वो पैगाम मुल्क के मसाइल को हल करने का हो, वो कुर्सियों की बंदर बांटना हो। और दूसरी बात यह कि मेरी जमात नहीं है, ये एक सोच थी बहुत से लोगों की, उस सोच को हमने एक हकीकत That's an important factor. So you're saying कि आपकी साथ ये नहीं होगा फलानी जमात स्लैश शायद खाकान नहीं बिल्कुल नहीं। हमने ये फैसला किया है कि इसमें जो भी लीडरशिप होगी, कोई भी ओहदा जो है वो 2 टर्म यानी 6 साल से ज्यादा नहीं रख सकता। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। तो कोई मरूसियत नहीं होगी। दूसरा ये नाराज लोगों का अब मुस्लिम लीग अब्बासी चलेगी, नहीं वो नहीं, ऐसा कोई या उसका एक फैक्शन निकलेगा, मिफ्ता इस्माइल साहब हो जाएंगे, फिर कुछ और निकलेगा, ऐसा नहीं है। सो जमात इस्लामी के टर्म पे डेमोक्रेसी रखना चाहते हैं, जैसे उनका अमीर तब्दील होता है? नहीं, एक निज़ाम होगा वहाँ, उनको इलेक्ट करने का जो लोग हैं, ओहदेदार हैं, एक निज़ाम होगा, तो उसको हम रिफाइन कर लेंगे वक्त के साथ। सो यू आर सेइंग कि यू नॉट श्योर कि आप उसको लीड करेंगे? कोई भी लीड कर सकता है जी, जो उनकी सोच है, जो फैसला करेंगे वो सर आंखों पर है। मेरा तो मकसद ये है कि लोग हैं कौन, अभी तो हमें 3 लोग का पता है। कल मोहम्मद जुबैर साहब थे काशिफ अब्बासी साहब के शो में, बड़ा इंटरेस्टिंग, उन्होंने रूल आउट नहीं किया। उन्होंने कहा जाहिर है उस जमात में और लोग भी आएंगे, हो सकता है जी हम दावत देंगे जब जमात बन जाएगी। हमारा ये मकसद नहीं है कि पहले दिन ही हम 20-30 लोग इकट्ठे करके और दिखाएं जी ये भी आ गए, ये भी आ गए, ये भी आ गए। इस इलेक्शन ने ये साबित कर दिया है कि शख्सियात की अहमियत नहीं है, ठीक, सोच की अहमियत है। तो दूसरा, हमारी जमात कोई नाराज़ लोगों की ये रिटायरमेंट होम नहीं है। मकसद ये है कि ठीक है लोग नाराज़ भी हो सकते हैं, लेकिन हमें वो लोग चाहिए जो कंट्रीब्यूट कर सकें, जो मुल्क की सियासत में, मुल्क के मसाइल के हल में अपना किरदार अदा कर सकें। कंट्रीब्यूट करने के लिए तो फिर इलेक्ट होना ज़रूरी है। इलेक्शन अभी काफ़ी दूर है जी। सो मीनवाइल आप क्या करेंगे? पार्टी को बनाएंगे, अवाम में अपना मैसेज लेकर जाएंगे। यही मकसद होता है कि मकसद ये नहीं कि आप पहले इलेक्शन लड़के इक़्तिदार में आ जाए। ये कुर्सियों की बंदर बांट में हम शामिल नहीं होना चाहते। हमारा मकसद ये है कि मुल्क के मसाइल के हल के लिए अपनी कोशिश करें। ओके, आपने तो कहा कि नाराज़ लोगों की नहीं है जमात, लेकिन फॉर सम रीज़न आपने तो काफ़ी पहले से अपने जो भी रिजर्वेशंस थे बताना शुरू किए या आप खामोश भी हुए। PMLN में इतने सारे नाराज़ अरकान कहाँ से आ गए एकदम से? एक लिस्ट अब आपको नज़र आ रही है, जावेद लतीफ़ साहब हों, आसिफ किरमानी, राना सनाउल्लाह ऑल्सो, इवन टू सर्टन एक्सटेंट साद रफ़ीक साहब। क्या वजह, ये सीनियर फेसेस हैं, ये क्यों साइड पर हैं या नाराज़ हैं? देखिए वही बता सकते हैं, मैं इस पे यू कैन एनालाइज इट। नहीं मैं क्या, मेरे सब दोस्त हैं, मैं क्या सारा नहीं करना चाहता। आपको एग्जैक्टली पता है वो क्यों नाराज? नहीं, मुझे कोई एग्जैक्टली नहीं पता। ये मैंने पहले कहा था आपको कि जब भी एक जमात में एक जनरेशनल चेंज आता है तो फिर ये जो पुराने लोग होते हैं उनकी जगह ज़रा उनको खुद ही उस हालात को समझना चाहिए और अपने रास्ते का तयन करना। कल बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था, बड़ा क्लियरली बताया जुबैर साहब ने कि शहबाज शरीफ साहब डिड नॉट लाइक मी, उनकी वजह से मैं साइड लाइन हो गया। आपके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ? नहीं, मैं साइड लाइन होने का मैं तस्वुर ही नहीं, मैं खुद ही साइड पे था। मैंने पिछली हुकूमत ज्वाइन नहीं की। मेरी कोई खफगी नहीं है, मेरी कोई नाराजगी नहीं है। जनरेशनल चेंज, सो वाज इट मरियम नवाज और वाज इट शहबाज शरीफ? जी दोनों। जब भी वो चेंज करेंगे, मैंने ये 3 साल पहले मरियम बीबी को भी, मियाँ साहब और शहबाज साहब सबको बता दिया था कि जब भी आप ये चेंज करेंगे तो मैं वहाँ पे नहीं हो सकता। मेरा मतलब ये था कि मैं कोई पार्टी मोहदेदार नहीं हूँगा, ना मैं हुकूमत का हिस्सा बनना चाहता हूँ। ऐसी हुकूमत में जमात के साथ रहूँगा। कि आपको लगा कि ये एक डायनेस्टिक लेगेसी में जा रही है? नहीं, जो कि चौधरी निसार का भी एतराज। देखिए नहीं, ये बात मेरा ही एतराज आपका ये नहीं था। मैंने ये कहा कि मैं उस बात को समझता हूँ, ये फैसला जमात का है जिसको भी आगे लाना चाहते हैं, लेकिन जब वो लोग आएंगे जो हमसे जूनियर हैं, हम मियाँ नवाज शरीफ के साथी हैं, तो फिर हमारे लिए भी बेहतर है और जो नया शख्स आएगा उसके लिए बेहतर है उसमें। तो ये सारी बात थी, मेरी कोई उसमें नाराज़गी नहीं। और मैं फिर भी जमात में रहता, मैं जमात नहीं छोड़ रहा था, मैं फिर भी सियासत करता, लेकिन मैं एक आम एमएलए के तौर पे होता। जूनियर को सलूट नहीं करना? नहीं, जूनियर सलूट वाली बात, ये सलूट नहीं होता इसमें, लेकिन मैं वो फिर इख्तलाफ हो जाता है।
हमारी सोच और हो जाती है। तो मैं एक MNA के तौर पे काम कर सकता था, लेकिन जो सियासत PMLN ने जिसका चुनाव किया है 2022 के बाद, उससे मेरा इत्तेफाक नहीं है। सो यू थिंक कि ज़ुबैर साहब के इश्यूज बिल्कुल अलग हैं और आपके बिल्कुल अलग हैं? मेरा कोई इशू नहीं है, ज़ुबैर साहब का इशू होगा। मेरे एक बुनियादी सियासत से मैं इत्तेफाक नहीं करता। आप पार्टी में थे, उन्होंने तो बड़ा तफसीलन बताया कि मैं तो अब मुश्किल वक्त में सबसे ज़्यादा मैंने कुर्बानी दी, मुझे आगे कर दिया, फिर मेरे लिए कोई खड़ा ही नहीं हुआ पार्टी में। देखिए, वो ये एक हकीकत है कि मुश्किल वक्त में काम करने वाले और होते हैं और इक़्तिदार में आने वाले और होते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये एक असूल है जिंदगी का। आप उनसे हमदर्दी नहीं करेंगे? इसमें नाराज नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे कि मैं समझ सकता हूँ? क्या समझ सकता हूँ? क्या आपका गम समझ सकता हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं सकता? नहीं, ये गम नहीं है, ये एक सोच है। भाई अगर आप इत्तेफाक नहीं कर सकते जमात से तो फिर अलहदा हो जाए। ओके, मीनवाइल जहां आपकी पार्टी की एंड वी कांग्रेचुलेटेड यू खबरें गर्दिश करी हैं, ये खबर भी गर्दिश करी है कि मियां नवाज शरीफ एक्टिव होने वाले हैं, पुराने साथियों को मनाएंगे। अब 1988 से आप उनके साथ हैं। व्हाट इफ ही कॉल्स यू, फिर आप क्या करेंगे? मैं वो जब हुक्म करे मैं हाजिर हूँ, लेकिन मैं उस सियासत इत्तेफाक नहीं करता जिसका चुनाव उन्होंने किया है। सो इफ ही कॉल्स यू विल से कि पहले आप ये निकले जिस नहीं, सियासत में मेरी आप कोई हैं। शर्त नहीं है। उन्होंने अपनी सियासत को अपनी खुद सियासत अपनाई है, मेरा उससे इत्तेफाक नहीं कर। क्या मैंने उनको एक सियासत साल है? पहले मियां बता साहब दिया था। तो इस वक्त आपको लग रहा है उनकी सियासत की कोई स्ट्रैटेजी कामयाब है इस वक्त? जी बिल्कुल बड़े मियां कामयाब है। साहब की, उनकी छोटे मियां साहब उनकी की जमात इक़्तिदार में है, उनके भाई वज़ीर-ए-आज़म है, उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर है। इससे बड़ी कामयाबी क्या है? तो फिर आप जो रास्ता उन्हें लेने को कह रहे थे उसमें क्या होना था? उसमें शायद इक़्तिदार ना मिलता। सो व्हाई वर यू सजेस्टिंग दैट? क्योंकि हर कीमत पर इक़्तिदार जो होता है ये न मुल्क के मुफाद में होता है, ना आप जमात के मुफाद में होता है। सो आप इमरान खान वाला रास्ता बता रहे थे उनको? नहीं, इमरान खान का रास्ता तो अपनाया है ना उन्होंने। इमरान खान ने उनका अपनाया या उन्होंने उनका नहीं, जिस अपनाया? रास्ते से इमरान खान साहब 2018 में आए थे, उसी रास्ते से इस दफ़ा PMLN इक़्तिदार में आई है। सो अब अगर मज़ाहमती बयानियाँ लाते हैं मियां नवाज शरीफ, अवाम बाय कर लेगी इसको? मुज़ाहमत का बयानिया नहीं होता। मुज़ाहमत किस चीज़ से? आपका बयानिया असूल का बयानिया होता है, आइन का बयानिया होता है। ये बयानिया अवाम भी चाहते हैं और मुल्क के मसाइल का हल भी यही है। सो उसूल पे नहीं है सब? असूल पर एक आइनी रास्ता है। इक़्तिदार में रहेंगे, ये भी एक उसूल है। हाँ, ये भी असूल है। अगर ये असूल आप अपना लें, बिल्कुल ये असूल है। सो फिर उसूल हर कीमत पर इक़्तिदार में रहेंगे। सही। सो आपका जमात का भी आप आजकल मशहूर भी काम कर रहे हैं एंड ये एक मेजर इशू है पाकिस्तान में। आपने राना सनाउल्लाह का बयान भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने जब मुज़ाहमत की वो पॉपुलर हो गए, हमने मुफाहमत की तो हम तो डाउनवर्ड हो गए। पॉपुलैरिटी की बात कर रहे थे, आपने सुना उनके स्टेटमेंट? वेरी क्लियरली ही सेड दैट। आपकी जमात किस तरीके से चलेगी? हम आइन के मुताबिक चलेंगे। इदारों के साथ रिश्ते आइन के मुताबिक होते हैं। ये जो रिश्ते आइन से हट गए हैं, जो हमारी ट्रेडिशंस बन गई हैं हमारी मुल्क में गवर्नेंस की, सियासत की, जहाँ इक़्तिदार किसी और के पास है, इख्तियार किसी और के पास है, जिम्मेवारी किसी और की है, ये निज़ाम नहीं चलता, ये नाकाम हो गया है। So तो अब आइन को दुरुस्त कर लें। कब तक अनवेल करें अपने कार्ड्स कि ये है हमारे कार्ड? कोई नहीं है। एक बड़ी सीधी बात है। एक जमात है जिसके अंदर ऐसे लोग हैं जो एक बेहतर सोच रखते हैं, मुल्क के मसाइल की बात करेंगे। हम किसी को ना हमने गाली देनी है, ना किसी पर इल्ज़ाम लगाना है। हमने तो आपके सामने है, हर जमात जो आज बड़ी है इक़्तिदार में रह चुकी है पिछले 3 साल में, राइट? ठीक सबने इक़्तिदार देखा है। क्या वो मसाइल हल कर सकें? मुल्क के मसाइल में इजाफा ही होता जा रहा है। सो आज आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर वॉज इन कराची, बिजनेसमैन से बात कर रहे थे। आप बड़े अरसे से कह रहे हैं कि सबको लेके चलो। आपने तो इलेक्शन से पहले कहा था कि इलेक्शन ना करें। वो वक्त था, वो वक्त था। आज आरिफ हबीब साहब ने उनको कहा कि सबसे हाथ मिलाएं और अडियाला जेल वाले से भी हाथ मिला लें। डू यू एग्री कि अभी भी वक्त है? आपने कहा वक्त निकल गया है। नहीं, वो वक्त बेहतर था, अब ज़्यादा मुश्किल है। जब इख्तलाफात बढ़ गए हैं, जब इल्ज़ामात बढ़ गए हैं, तो फिर हाथ मिलाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। उस वक्त तो आपने सिर्फ एक रास्ते का तयन करना था और फेयर इलेक्शन करवाने से जो जीत जाए उस रास्ते पे चले, ये फैसला होता। बट यू एग्री विद द सजेशन कि अभी भी हाथ मिला लेना चाहिए? इसके अलावा कोई हल नहीं है। मैं हाथ मिलाने, गले मिलने को नहीं कह रहा। हाथ मिला दें मुल्क के लिए। एक तरफ एक रास्ते का तयन करें, हमने मुल्क को चलाना कैसे है, किसी के बस की बात नहीं है। सो अभी जिस तरीके से हम जा रहे हैं, वो व्हाट डू यू फोरसी, क्या होगा? ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, मुमकिन नहीं है। You don't see the government? नहीं, गवर्नमेंट देखिए, वक्त गुजारना और बात होती है। यहाँ बहुत सी हुकूमतों ने वक्त गुजारा है, लेकिन
मुल्क की तरक्की करना, मुल्क के मसाइल को हल करना, वो दूसरी बात होती है। राइट, विल टेक अ क्विक ब्रेक। उसके बाद बड़ी अहम इशू फैजाबाद धरना रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। नई सियासी जमात पर राना सनाउल्लाह ने क्या तबसरा किया, जरा देखिए। कोई गुंजाइश नहीं है नई पार्टी। उनकी राय है, वो तो खुद कह रहे हैं मेरी जमात नहीं चल रही, तो वो भी नहीं चल रही, पीपल पार्टी भी नहीं चल रही, पीटीआई भी नहीं चल रही। तो जमातें बनी हुई हैं लेकिन वो कोई एक्टिव नहीं है। हम तो एक जमात बना रहे हैं जो एक्टिव होगी पहले दिन से, आपको नजर आएगा। सो अक्सर लोग ये बात करते हैं कि पीएमएल एक्चुअली कितनी सीट्स जीती है, कितनी नहीं जीती हैं। आपका क्या ख्याल है? ये ट्रूथ कमीशन बनाए, आपको हकीकत मिल जाएगी। आजकल बड़ी न्यूज़ भी चल रही है अंदाजे की। मैं क्या कह सकता हूँ? यू कैन गिव अ फिगर। नहीं, मैं इन कामों में नहीं पढ़ता। 50 हैं। देखिए, मैं इन कामों में आपको बताया ना, मैं क्या साराई में नहीं पढ़ता। हकीकत यह है कि इलेक्शन इंतहा हद तक मुतनाज़ा हो गया है। ये शायद पाकिस्तान की जो हालिया तारीख है, जिसे मैं 85 के बाद मैं हालिया तारीख कहता हूँ, उसका बदतरीन इलेक्शन साबित होगा। आज भी इसकी दुरुस्तगी कर लें सिलेक्शन की, मैं आपको हकीकत से कह रहा हूँ। अदरवाइज ये बहुत ही मुतनाज़ा हो गया, इससे मुल्क का बहुत नुकसान होगा। राइट, बाकी क्योंकि आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है पाकिस्तान में तमाम इलेक्शन मुतनाज़ा। मुझे तो दिस वाज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल। ये सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया। वो जो बातें हुई हैं वो आस्ता आस्ता हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं और वक्त के साथ आएंगे। हमारे मुल्क में ये होता है कि बातें 5, 10, 8, 20, 30, 40, 50 साल बाद। फैजाबाद धरना इंक्वायरी रिपोर्ट पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो कमीशन संजीदा ही नहीं था, वी शुड हैव बॉयकॉटेड इट। हमने कहा भी नहीं, बिल्कुल नया कमीशन बनना चाहिए। आप उसको संजीदा समझते हैं? किसको? जो आप तो पेश हुए उसमें। भाई, संजीदगी का मेयार ये होता है कि उस कमीशन का मकसद क्या था। वो कमीशन बना था सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक, उनकी जजमेंट के मुताबिक। उसका एक बड़ा लिमिटेड मैंडेट था। और जो मुझे समझ आया वो ये था कि ये धरना मैनेज कैसे हुआ, उसको फैला दिया गया कि ये धरना, अब अगर आपने ये पता करना धरना किया किसने है तो फिर आप नया कमीशन बना लें। इसका ये काम ही नहीं था। मुझे कम से कम मुझे उन्होंने 24 सवाल लिख के दिए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी धरना किया किसने। So at some point you said कि तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी उस वक्त। मैंने पहली बात कमीशन की ये बोली कि जो हुकूमत की जिम्मेदारी थी उसमें हमने जो अमल किया या जो अमल हमने करना चाहिए था और नहीं किया, जिसको एक्ट ऑफ कमीशन या ओमिशन कहते हैं, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं प्राइम मिनिस्टर था, जिम्मेदारी तो किसकी होगी? आप ही की थी। तो बस मैंने कबूल की। यू टेकिंग दैट रिस्पांसिबिलिटी। मैंने लिख के दिया है, साइन करके दिया है। बट जो एक कहते रहे, बड़े मियाँ साहब कहते रहे, दीगर लोग, एहसन इकबाल साहब कहते रहे कि इन्वॉल्व थी, जनरल फैज इन्वॉल्व थे, वो गलत कह रहे थे। वो सवाल का मुझसे सवाल करेंगे तो मैं जवाब मैं कर रही हूँ आपसे, वो थे इन्वॉल्व? नहीं, वो आप नहीं कर सकती, कमीशन बना दे, मैं जवाब मैं कर सकती हूँ, मैंने कर दिया है। नहीं, मैं क्या सारा ही नहीं करूँगा। नो, बट यू कैन से कि नहीं थे इन्वॉल्व। मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ। क्यों नहीं कह सकते? जब आपके पास एविडेंस आएगा, जब आप कमीशन बनाएंगे, उसमें लोग आएंगे जो बताएंगे मैंने क्या किया, पुलिस वाले बताएंगे। बट एज प्राइम मिनिस्टर डिड यू हैव एनी सच? प्राइम मिनिस्टर के मेरे पास कोई एविडेंस है, कोई कागज है तो वो नहीं है। बट डिड यू हैव एनी इंफॉर्मेशन एज प्राइम मिनिस्टर? मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। सो यू वर श्योर कि ये एक हार्मलेस किस्म का? नहीं, मैं बिल्कुल श्योर नहीं था। क्योंकि इसी पीरियड में हमारी बलूचिस्तान हुकूमत गायब हो गई, तो उसका भी अब मुझे एविडेंस है। वो तो खुद हुकूमत टूट गई थी। और फिर इलेक्शन, सेनेट का इलेक्शन चोरी हो गया। अब मुझे बताएं एविडेंस है मेरे पास तो नहीं है। फिर सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन चोरी हो गया। So they were mysterious things happening. मिस्टीरियस नहीं है, हमारी मुल्क की तारीख है। इन चीज़ों का हल मौजूद है, दुनिया ने एक हल निकाला हुआ है। But जिन चीज़ों का एविडेंस ना हो उनका आप एक ट्रूथ कमीशन बना देते हैं। Even you did not know as prime. ये कैसे पॉसिबल है वैसे? नहीं, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं था। ये एहसन इकबाल साहब उस नेगोशिएशन को लीड कर रहे थे। हमारी जो स्ट्रेटेजी थी वो ख़त्म हो गई उस दिन जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया, अहकामात जारी किए कि आप इस धरने को रिमूव करें और पीर से पहले रिमूव करें। जुमे को फैसला है कि 2 दिन में इस धरने को रिमूव करें और कोई ताकत का इस्तेमाल ना हो। सुने, आई कॉल किया आपने और आपने कहा कि हम बेबस हैं। किसको कॉल किया? ये तो
आपने कहा नहीं, था मैंने जिंदगी में ऐसा कॉल नहीं, मैं ऐसी बेबस, किसी को मैं कॉल जिंदगी में बेबसी का इजहार नहीं किया। किसी को आपने नहीं कहा? यू फेल्ट इन कंट्रोल देन, यू नेवर फेल्ट इन कंट्रोल। भाई आपकी एक स्ट्रेटजी थी, हम उस पर अमल कर रहे थे, हाई कोर्ट ने एक और स्ट्रेटजी बना दी। यही होता है जब एक इदारा दूसरे इदारे की डोमेन में मुदाखलत करता है तो फिर ये खराबियां पैदा होती हैं जो हुई हैं। इन सब में सबक है क्या कि सबक जब है? हाई कोर्ट इंतजामिया को चलाना शुरू कर देगा तो फिर मामला चलता नहीं भाई है। ये तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि पंजाब में रोकना चाहिए था उनको। नहीं, आप बिल्कुल कंक्लूड नहीं कर सकते। ये रिपोर्ट ने तो कंक्लूड किया है। नहीं, रिपोर्ट जो मर्जी कंक्लूड करे, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। पंजाब हुकूमत ने बिल्कुल धरने को नहीं रोका, लेकिन पंजाब हुकूमत के साथ क्या कैफियत थी मॉडल टाउन के मामले के बाद? यू वर इन वो तो फेवर, अपने साइज से डरते थे। यू वर इन फेवर कि ज़ैद हामिद रिजाइन कर दे? नहीं, मैं इसके फेवर में नहीं था। आप अगेंस्ट थे? हमारी स्ट्रेटेजी इसके बिल्कुल बरअक्स थी। सो शहबाज शरीफ फेवर में थे? नहीं, फेवर की बात नहीं वो तो होती। कह रहे थे कि ये हमारी स्ट्रेटेजी थी। हमसे स्ट्रेटेजी ले ली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, पुलिस ने एक्शन किया, वो नाकाम हो गया। अब उसके बाद आप नेगोशिएशन पे आपको आना पड़ा। नेगोशिएशन में उससे पहले एक मीटिंग हुई, वहाँ पर सबकी राय बयान की गई और फिर फैसला हो गया ठीक है, हम नेगोशिएट करके हम इस मामले को ख़त्म करते हैं, क्योंकि इससे कुछ जानी नुकसान का ख़तरा है, मज़ीद इस मामले के बढ़ने का ख़तरा है। सो नेगोशिएशन का फैसला तो फिर आप लोगों ने खुद ही किया? जी, हमने किया। एंड यू गेव सर्टेन पीपल के आप कर जी, जब या sign आप कर लें। हम नाकाम हो गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक बगैर ताकत के धरने को हटाने में, हम पे कदगर लगा दी गई थी कि ताकत का इस्तेमाल नहीं करना। ये दुनिया की कौन सी फोर्स होती है जो ताकत के बगैर धरने को हटा ले? राइट। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपने ज़रा इसको एक्सपैंड कर ले, हुकूमत के वज़रा कह रहे हैं ना कि हम ये ठीक नहीं है कमीशन, तो नया कमीशन बना ले। 2017 के कमीशन एक्ट के तहत नया कमीशन बन जाए, उसके TOR दिए जाएं। डू यू थिंक वो बनाएंगे? अब तो लगता है मामला खत्म वो हो कह रहे हैं ना कि ठीक नहीं है तो फिर बना लें। मैं तो हाजिर हूँ, हर कमीशन के सामने हाजिर हूँ। सो आप बट आपके बारे में तो कहा गया आपने क्लीन चिट दे दी है। किसको? जिनको देनी थी। मेरे 24 सवाल उस रिपोर्ट में लगे हुए जो जवाब था, उस पर आपने कोई क्लीन चिट नहीं दी? नहीं, क्लीन चिट का तो सवाल ही उसमें नहीं है। मुझसे को पूछे कि जनरल बाजवा ने ये किया तो मैं कहूँ नहीं किया तो फिर ये क्लीन चिट हो जाती है। चलिए पूछ लेते हैं, जनरल बाजवा ने ये किया था। कमीशन पूछ सकता है ना, आप तो नहीं पूछ सकते। ये तो अब मैं पूछ रही हूँ आपसे, आपने कहा कोई पूछ ये रहा है। हाइपोथेटिकल बातें नहीं है ना, ये सीरियस बातें हैं। ओनली बी डिस्कस्ड इन प्राइवेट विद द कमीशन। इन प्राइवेट नहीं, मैं उनको जवाब दूंगा, वो डायरेक्ट सवाल करे अगर वो डायरेक्ट कि सवाल इसमें जनरल बाजवा मुलव्वस थे, कोई एविडेंस है आपके पास? तो मैं कहूँ एविडेंस नहीं है, लेकिन आपका क्या ख्याल है, फिर मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकता हूँ। इस तरह कमीशन होते हैं। ठीक है, अब चलिए ये इस पे आपने कहा कि यू कांट आंसर मी। जनरल बाजवा नहीं, की अगर मैं बात हो कांट आंसर में आपको जवाब दे रही हूँ। ये मैं जब अपना फर्ज मनसबी अदा करता हूँ, मैंने तो सर क्वेश्चन पूछा। नहीं, फर्ज मनसबी होता है तो उसमें आपने ओथ लिया होता है। ये चीजें आप पब्लिकली बहुत सी ठीक है, बातें these are बयान नहीं sensitive कर matters and you have said कि you're still open to। सेंसिटिव नहीं है, ओथ लिया हुआ है टू प्रोटेक्ट दिस इंफॉर्मेशन। राइट। सो टॉकिंग ऑफ जनरल बाजवा, उन्होंने अभी रिसेंटली एक दोबारा स्टेटमेंट दिया आफ्टर लॉन्ग। सुनते हैं ज़रा शामी साहब को। बासी साहब आखिरी से शुरू करते हैं, क्योंकि आपने तो मियाँ साहब को कहा एक्सटेंशन नहीं देनी। यू वर द वन। मेरी क्या हैसियत है, मैं एक्सटेंशन दूं या ना दूं? नहीं, बात नहीं, ये आपने है, suggest बात किया, ये है, suggest इसमें किया हकीकत आपने। ये पूछने वाली है, इसमें भी कमीशन मुकर्रर कर ले। अब ये तो बता दे, ये तो खुल के उन्होंने कुरान मैं उठा के- देखें, मैं ये जब बात दो लोगों में होती है उसको बाहर बयान नहीं किया जाता। But can we say जिंदगी कि का he असूल never है। tried for a third extension? ये वही बता सकते Second extension. जो लोग इन्वॉल्व थे उस जमाने में, उनसे सवाल कर लें। You have मैं not- इस सवाल का जवाब जानता हूं, लेकिन मैं बयान नहीं कर सकता। Okay. बयान करना मुनासिब नहीं है। So ये जो बात वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के जाने में उनका कोई किरदार नहीं था। इसका मैं जेल में था, मुझे कोई ताल्लुक नहीं था इस मामले। You have no information on this. मैं देखें, बात यह है कि जनरल बाजवा साहब को मेरा ख्याल है कि अब इन बयानों से गुरेज करना चाहिए, और वो इस मुल्क के बहुत अहम ओहदे पर 6 साल रहे हैं। उनका एक पाकिस्तान की हालिया तारीख पर बहुत बड़ा असर है। तो मेरा नहीं ख्याल को उनको कस्में उठाने की ज़रूरत होनी चाहिए या कुरान शरीफ पर हाथ रखने की ज़रूरत होनी चाहिए। उनकी ज़बान काफ़ी होनी चाहिए। But he has already done that. नहीं, उन्होंने किया है, उन्होंने पता नहीं जज्बात में आ गए होंगे, लेकिन मेरी उनको राय ये होगी कि जो कुछ हो गया गुजर गया, वो तारीख ऐसा बन गया, उसमें आप जितनी बात करेंगे इतनी बात और बढ़ती रहेगी।
एंड जो थर्ड बात थी, आपने दो पे तो कहा कि नो कमेंट्स, बट जो पीटीआई की गवर्नमेंट गिराने में वो कह रहे हैं हम पे इल्ज़ाम लगता है क्योंकि पीएमएलएन उसमें तो बाजवा साहब भी कह चुके हैं और इमरान खान साहब भी कह चुके हैं कि बाजवा साहब ने कहा जी कि मैंने इनकी मदद नहीं की हुकूमत बचाने में। इमरान खान साहब कह चुके हैं बाजवा साहब ने हमारी मदद नहीं की हमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में बचाने की। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में दोनों एतराफ़ कर चुके हैं कि उन्होंने नंबर पूरे करके दिए थे। इमरान खान साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था, उसमें बाजवा साहब ने कहा है और इमरान खान साहब ने भी एतराफ़ किया है कि उन्होंने नंबर पूरे करके दिए थे, नंबर थे नहीं। तो अदम एतमाद तो उसी दिन हो गया था। उसके बाद अगर बाजवा साहब ने मदद नहीं की उनकी अदम एतमाद बचाने में, तो फिर ये तो कानूनी बात ही हुई ना, उन्होंने कानून के मुताबिक ही अमल किया है। सो यू सेइंग ये बात वो ठीक कर रहे हैं? एक मैं देखिए, मैं जो बात वो करेंगे तो ठीक ही समझूंगा ना, जब तक मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत ना हो। सो यू बिलीव हिम? मैं क्यों नहीं बिलीव करूंगा? ठीक है, राइट। मुझे आप उसके खिलाफ कोई सबूत दे दें जो बात वो कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा ठीक है, मैं आपकी बात सुन लेता हूँ। बेस्ड ऑन योर इन्फॉर्मेशन एंड योर ओन एनालिसिस यू बिलीव इट? मैंने आपको कहा कि एक्सटेंशन की जो बात है मैं उसका जवाब जानता हूँ, लेकिन मैं उसकी आसाराई में नहीं पढ़ना चाहता। राइट। खाका नवाज साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद थे। डू गिव मी योर फीडबैक। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।